जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम लोग नेक्स्ट जो कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था और उसके बाद जो दो टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने क्लासेज में डिस्कस कर लिए हुए थे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो कंटेंट है वो हम लोग उस पर बात करते हैं। ये टेस्ट ट्यूब बेबीज का जो टॉपिक है ये आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज बेसिकली क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और हम लोग इसको क्यों ग्रो करवाते हैं। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है ये बेसिकली फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इसमें हम लोग बॉडी के बाहर जो है वो करवाते हैं। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी जो है वो हम लोग कहते हैं कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है जो बॉडी से बाहर जो है वो करवाई जाती है। तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है वो भी हम लोग कहते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है वो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी से बाहर जो है वो करवाई जाती है, उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम जो है वो दिया जाता है। तो इसमें जो है वो जो दो पार्टनर होते हैं मेल और फीमेल, अगर वो कोई कंसेप्शन उसमें ना हो रही हो, बेबी को कंसीव ना कर पा रहे हों और उनके बॉडी के अंदर जो है वो अगर फर्टिलाइजेशन ना हो रही हो, तो ये एक आर्टिफिशियल जो है वो तरीकाकार होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको हम लोग स्टिमुलेशन ऑफ ओवरीज कहते हैं। तो इसमें जो ओवरीज होती हैं उनको स्टिमुलेट किया जाता है। ओवरीज की जो स्टिमुलेशन होती है वो टैबलेट के ज़रिए या मेडिसिन के ज़रिए या इंजेक्शन के ज़रिए जो है वो की जाती है। तो इसमें कुछ ऐसे इंजेक्शन जो है वो लगाए जाते हैं जो ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं और ओवरी जो होती है वो मोर देन वन एग जो है वो उसको प्रोड्यूस करवाती है। ओवरी जो है वो उसमें जो एग की जो प्रोडक्शन होती है वो एक से ज़्यादा एग जो होते हैं वो इसमें प्रोड्यूस होते हैं। एक से ज़्यादा जो फॉलिकल्स होते हैं वो इसमें स्टिमुलेट हो जाते हैं और उनकी राइपनिंग होती है और उसके बाद जब ओवुलेशन होती है तो उसमें काफ़ी सारे जो एग होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद जब ओवरी जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब उसमें ओवुलेशन जो होती हैं वो हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है वो एग जो है वो उसको रिमूव किया जाता है, वहाँ से रिट्रीव किया जाता है ओवरी से। तो इसके लिए स्पेसिफिक डिवाइसेस यूज करते हैं या इंजेक्शन वगैरह जो है वो उसको यूज करके जो ओवरी है वहाँ से एग जो है वो उसको रिट्रीव किया जाता है, उसको वहाँ से निकाल लिया जाता है। एग्स को निकालने के बाद जो है वो वहाँ से रिमूव करने के बाद जो है वो उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो स्पर्म भी मौजूद होते हैं और उन स्पर्म को एग के साथ जो है वो फ्यूज किया जाता है और एग जो है वो उनको जब स्पर्म के साथ जो है वो फ्यूज करवाते हैं तो स्पर्म के साथ फ्यूज होने के बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट जो है वो बन जाता है। तो ये जाइगोट जो होता है ये फिर डिवीजन जो है वो अपनी स्टार्ट करता है और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एक से
1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, इस तरह से वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है उसको इंजेक्ट कर देते हैं यूट्रस के अंदर, और यूट्रस में जो है वो एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है। और यूट्रस में एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के बाद जो है वो वहाँ पे वो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो उसके साथ अटैच हो जाता है। तो यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच होने के बाद वहाँ पे प्लेसेंटा जो है वो डेवलप हो जाता है, और प्लेसेंटा के डेवलप होने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट जो होती है वो कंप्लीट होती है। गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो नॉर्मली कंप्लीट होता है, और उसके बाद जो है वो चाइल्ड की जो है वो बर्थ हो जाती है। तो इस तरह से जो ये वाला जो प्रोसेस है ये टेक्स प्लेस होता है, इसको हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहते हैं। ये अगर इन केस बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन ना हो रही हो किसी तरह से, तो उसके लिए जो है वो बॉडी से बाहर जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो करवाई जाती है, और वो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो सक्सेसफुल होने के बाद जो है वो उसको एम्ब्रियो स्टेज के बाद उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, उसको उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था टेस्ट ट्यूब बेबी का जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो आप लोगों को पूछा जाता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो क्या होते हैं। उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का कंटेंट है जो ऊपर हम बात करेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वो डिसऑर्डर्स हैं, ये वो डिजीज हैं जो सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान जो है वो डिजीज एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर की तरफ जो है वो मुंतकिल हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो इन डिजीज को इसी वजह से जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो डिसऑर्डर है उसको हम लोग गोनोरिया जो है वो गोनोरोआ कहते हैं। ये जो गोनोरोआ डिजीज है इसका जो काज है वो बैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम निसरिया गोनोरिया जो है ये बैक्टीरियम ये डिजीज जो है वो काज करता है। तो इसमें बेसिकली जो यूरिनोजेनिटल जो ट्रैक्ट होती है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अफेक्ट होती है। तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इसकी वजह से इन्फेक्ट हो जाती है, और वो इन्फेक्शन जो होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो है वो न्यूली बॉर्न जो इन्फेंट होते हैं उनकी तरफ भी ये इन्फेक्शन जो होता है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो वो जो न्यूली बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं उनकी तरफ ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, और उसमें आई के इन्फेक्शन जो होते हैं वो काज हो सकते हैं, और ये काफ़ी मोहलिक जो है वो डिजीज़ होती है, हाईली कंटेजियस डिजीज़ जो है वो इसको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद जो है वो सेकंड जो डिजीज़ है वो साइफिलिस है। तो साइफिलिस जो है वो ये भी एक बैक्टीरियम जो है वो ट्रिपोनिमा पैलिडम स्पायरोचीट बैक्टीरियम जो होता है, एक ट्रिपोनिमा पैलिडम जो है वो ये डिजीज काज करता है, और इसमें भी जो न्यूली बॉर्न इन्फेंट होता है उसको ये इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। इसकी वजह से इसमें जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकते हैं, आई डैमेज हो सकती हैं, बोन जो होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं। उसके बाद जॉइंट जो है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है ये इन्फेक्ट करता है, हार्ट के ऊपर इन्फेक्ट करता है, स्किन जो है वो उसको इन्फेक्शन काज करता है। तो ये साइफिलिस जो है ये भी एक
जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए जो है इसकी डिजीज़ होती है। ये सोर्स ऑफ इसका डिसेमिनेशन जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। तो इसका जो बैक्टीरिया है वो स्पायरोचीट बैक्टीरिया है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो ये ट्रिपोनिमा पैलिडम जो होता है ये बैक्टीरिया जो होता है ये डिजीज को कॉज करता है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जो होता है ये अगर ये जो इन्फेंट है उसको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, उसकी आईज को, बोन्स को, जॉइंट को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हार्ट को और स्किन जो है वो उसको ये डैमेज कर सकता है। उसके बाद थर्ड जो डिजीज है वो जेनिटल हर्प्स है। ये बेसिकली एलर्जी की तरह की जो है वो एक डिजीज होती है। ये हर्प सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस एक होता है, वो ये डिजीज काज करता है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए जो है वो इन्फेक्ट होता है। ये जेनिटल सोरनेस का मतलब होता है कि जो जेनिटोलिया होते हैं जैसा कि पेनिस है या वेजाइना है, तो उसको उनके अंदर सोरनेस, सूजन या अल्सर जो है वो की तरह का जो इन्फेक्शन होता है वो काज करता है। तो इन इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वोमेन जो इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं उनमें जो वायरस होता है वो बर्थ के दौरान जो है वो बेबी के अंदर भी, इन्फेंट के अंदर भी जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो इन्फेंट में जब ये वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है तो उसकी वजह से जो है वो उसको आई के इन्फेक्शन और सीएनएस के जो इन्फेक्शन हैं वो भी इसकी वजह से जो है वो कॉज हो सकते हैं। तो ये जेनिटल हर्प जो है इसका काज जो है वो हर्प सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है और ये जेनिटेलिया जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन को ये उनके अंदर शोरनेस और अल्सर जो है वो काज करता है। और जो इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं उनके अंदर भी ये ड्यूरिंग बर्थ जो है वो उनके ज़रिए इन्फेंट के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। और जब ये इन्फेंट में ट्रांसमिट होता है तो ये आई और सीएनएस जो होता है इन्फेंट का उनको भी ये जो है वो इन्फेक्शन काज कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एड्स है। एड्स के बारे में फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो आप लोग काफ़ी डिटेल से जो है वो पढ़ के आए हुए हैं। एड्स के बारे में जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो इसको डिस्कस किया था। ये भी बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है ये उसके ऊपर जो है वो उसको इन्फेक्ट करता है। तो बेसिकली जो इम्यून सिस्टम होता है वो एड्स के वायरस की वजह से जो है वो हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है। उसके बाद जो है वो इन डिजीज़ का जो कंट्रोल है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।
तो ये जो डिजीज ऊपर हम लोगों ने डिस्कस की हैं, इसमें सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो उससे अवॉइड करना चाहिए, और जो डिजीज पर्सन होता है उससे सोशल डिस्टेंस जो होता है वो मेंटेन रखना चाहिए, और कुछ मेडिकेशन जो होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करें तो इन डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है। और एड्स की जो डिजीज़ है ये ट्रीटेबल नहीं है, ये क्योंकि काफ़ी डेंजरस किस्म का जो है वो डिसऑर्डर होता है। इसको वैक्सीनेशन के ज़रिए ही जो है वो इसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है। तो ये डिजीज जो है वो, इनसे हम लोग जो है वो इस तरीके से बच सकते हैं। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, चैप्टर 18 की एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में है। Asexual reproduction requires only a single parent organism. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है वो सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व टू पेरेंट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें एक पेरेंट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो उसमें दो पेरेंट्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद थर्ड है जी फाइटोक्रोम्स आर स्पेशल लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। तो फाइटोक्रोम जो होते हैं ये बेसिकली लाइट सेंसिटिव पिगमेंट जो है वो इनको कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एक्वस एनवायरनमेंट। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है वो बेसिकली एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो टेक्स प्लेस होती है। तो जो एक्वस एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो है ये फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वो एक्वस एनवायरनमेंट होता है वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद डैश एंड डैश एनिमल प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू देयर यंग वन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो विविपेरस और ओवोविविपेरस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल होते हैं, विविपेरस और ओवोविविपेरस जो एनिमल होते हैं वो अपने यंग को जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है जी A placenta is established between the uterine and fetal tissue for the exchange of oxygen। तो जो fetal tissue होते हैं और प्लेसेंटा जो होता है उनके दरमियान जो है ये इस्टेब्लिश होता है प्लेसेंटा। यूट्रिन टिश्यू और फीटल टिश्यू के दरमियान
ऑक्सीजन की एक्सचेंज के लिए प्लेसेंटा जो है वो डेवलप होता है। उसके बाद द रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन लेवल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट हो रहा होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये ड्यूरिंग बर्थ जो है, यानी बर्थ का जब ऑन सेट होता है, तो बर्थ की जब स्टिमुलेशन होती है तो उस वक्त प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है, तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है जी ट्रू फॉल्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व माइटोटिक सेल डिवीजन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, तो ये ऑप्शन ट्रू है। asexually produced offspring are genetically identical to their parent, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सिंगल पेरेंट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि उसमें दो पेरेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद sexually produced offsprings are identical to their parent, तो जो सेक्सुअली प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते। उसके बाद है जी रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइवल ऑफ स्पीशी, तो रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी स्पीशी के सर्वाइवल के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद है सेकंड एमसीक्यूज हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। थर्ड एमसीक्यूज है डेवलपिंग सीड और रिच सोर्स ऑफ ऑल ABC, तो ये तीनों तरह के जो हार्मोन्स होते हैं वो डेवलपिंग सीड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है जी कॉमन मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कॉमन मेथड है वो आइडेंटिकल ट्विंस वाला है, क्योंकि टिश्यू कल्चर जो है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है और क्लोनिंग जो है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कुछ। व्हाट चेंजेस अकर इन ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये है कि देयर इज नो ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ओवुलेशन और मेंस्ट्रुएशन के का जो प्रोसेसेस हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान टेक्स प्लेस जो है वो नहीं हो रहे होते। उसके बाद है जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये प्रोसेस ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्ट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो है वो उसको हम लोग oogenesis कहते हैं। उसके बाद जो है वो एक एक डिफरेंस आप लोग बताते हो, उसके बाद इनका जो स्केच है वो आप लोगों ने इसमें बनाना होता है। उसके बाद ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो आज हम लोगों ने जो कंटेंट डिस्कस किए हैं, इन कंटेंट में से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाला जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है वो आता है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके बाद जो टेस्ट ट्यूब बेबीज वाला जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो आप लोगों को पूछा जाता है।